हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास के आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें अभी जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास की जो कक्षाएँ होंगी उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास में भी हमें कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत कल की क्लास में बताया भी था कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास की कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, इतिहास के जनक किसे माना जाता है। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि अपने देश के इतिहास को जानने के लिए हमें कितने भागों में पढ़कर इतिहास को जाना जाता है। ठीक है, फिर इतिहास का कुछ नामकरण किया गया है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आज आइए देखते हैं हम लोग कि अब पाषाण काल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, देखिए जैसा कि आज हम लोगों को आज की क्लास में क्या पढ़ना है, पाषाण काल से पढ़ना है। ठीक है, तो पाषाण काल किसे कहते हैं कि किसी भी देश की वह सभ्यता जिस सभ्यता में उस देश के लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, पत्थरों का उपयोग करने की वजह से इस सभ्यता का नाम पाषाण काल या पाषाण सभ्यता पड़ा। ठीक है, देखिए हमारे देश में किस प्रकार से पाषाण सभ्यता का विकास हुआ और उसको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। यानी इस काल के जो कुछ भी साक्ष्य मिले हैं वो सब कैसे हैं, सब पत्थरों से निर्मित है। यानी पुरातात्विक जो वस्तुएं मिली हैं, पुरातात्विक जो पदार्थ मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं। पुरातात्विक जो बर्तन मिले हैं, जो औजार मिले हैं, ठीक है, वो सब किससे निर्मित हैं, पत्थरों से निर्मित हैं, जिसकी वजह से उस काल को नाम क्या दिया गया है, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल या पत्थर का जो काल है वो। ठीक है, इसको देखिए, पाषाण काल को हम लोग कुछ कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे कि जनरली देखिए, इसको भारत में जो उपकरण पाए जाते हैं उनकी कुछ भिन्नता होती है। ठीक है, भिन्नता का मतलब कि जो शुरू के उपकरण पाए गए हैं वो क्या है कि कुछ बड़े बड़े हैं, भारी हैं। ठीक है, उसमें चिकनापन नहीं है, मतलब सुंदर नहीं है देखने में। लेकिन फिर उसके जो बाद के उपकरण मिलेंगे, जो औजार मिलेंगे, जो हथियार मिलेंगे, वो आकार में छोटे होंगे और थोड़े देखने में अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो और मिलेंगे वो और भी छोटे छोटे हो जाएंगे और विकसित हो जाएंगे और उसमें स्पष्टता रहेगी। तो जिसकी वजह से इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल, इसको देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी 3 कालों में बांट के अध्ययन किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और चीजों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला है क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की जो एज होती है, जो काल होता है, वो देखिए क्या है कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 12,000 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, जैसे कि एनसीईआरटी में जो देखिए क्या दिया हुआ है, 12,000 ईसा पूर्व। लेकिन कुछ ऐसे भी पुस्तक हैं जिसमें 10,000 ईसा पूर्व। देखिए, तिथि जो है प्राचीन इतिहास की जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। इतिहासकार जो है एक साक्ष्य या कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य रहता है, उसके अनुमान जो निकालते हैं, उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर गणना की जाती है। ठीक, तो देखिए कहा जाता है कि उस काल के जो लोग थे उनकी जो आजीविका थी वो कैसे चलती थी, शिकार और खाद्य संग्रह। यानी वो पशुओं का, जानवरों का शिकार करते थे और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों या विभिन्न प्रकार के फल फूलों का उपयोग करके वो अपनी भूमि आजीविका चलाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम आजीविका में रखा गया है कि शिकार एवं खाद्य संग्रह के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए इस काल का जो सबसे पहला उपकरण था
वो किसके द्वारा खोजा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ खोजा गया था? पल्लवरम नामक स्थान जो चेन्नई में है, यानी वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है, तो वहां पे खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। यानी यह कौन सा व्यक्ति था? अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक है, अपने देश में जब ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे तो उसी के दौरान इसको खोजा गया था। कब? 1863 ईस्वी। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो काल है वो है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इस काल का जो काल अवधि है वह है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें तिथियां देखिए अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तिथियां दी गई हैं, तो हमें उस तिथि को मानना है जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की किताब में मध्य पाषाण काल का जो कालावधि है वो क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा। इस काल की जो आजीविका थी वो क्या थी? देखिए, शिकार, यानी मछली का शिकार, जीव जंतुओं का शिकार, और उसके बाद खाद्य संग्रह, और फिर उसके साथ साथ पशुपालन। यानी इस काल में शिकार और खाद्य संग्रह के अलावा एक और चीज जुड़ गई, और वो क्या थी? पशुपालन। यानी इस काल के लोग पशुओं को भी पालने शुरू कर दिए थे। ठीक, इस काल से जो प्राप्त उपकरण हैं वो देखिए क्या है कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण। जैसे अभी मैंने बताया कि अगले जो काल है उसमें पत्थर के जो उपकरण है, पत्थर के जो वस्तुएं हैं, सामान है, उसके आकार क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, और उसमें स्पष्टता हो जाएगी, उसमें सुंदरता थोड़ी दिखेगी। ठीक है, और इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोलिथिक टूल्स। प्रक्षेपास्त्र तकनीक, यानी तीर धनुष मिलेंगे। ठीक है, तो इस काल को कहा जाता है मध्य पाषाण। ठीक, फिर अगला जो काल है उसको देखिए क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल। यानी इसमें जो पत्थर के औजार रहेंगे, वस्तुएं रहेंगी, वो सब कैसे रहेंगी? थोड़ी नवीन रहेंगी, उनकी आकृति छोटी रहेगी, वो स्पष्ट रहेंगी, सुंदर दिखने में लगेंगी। ठीक है, तो इस काल का जो पाषाण काल है इसकी काल अवधि क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा। ठीक है, इसमें देखिए इसकी क्या विशेषता है? इस काल तक आते आते जो मनुष्य था वो अब शिकार और जो खाद्य संग्रह था, पशुपालन था, अब उसके साथ साथ क्या करने लगेगा? कृषि भी करने लगेगा। ठीक है, पशुपालन तो पहले से चला आ रहा है, उसके बाद हस्त एवं चाक निर्मित मृदभांड बनाने लगे। यानी हाथों से, और जो कुम्हार लोग चाक पर बर्तन बनाते हैं तो उस प्रकार से मिट्टी का भी बर्तन बनाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आवास का निर्माण करने लगेगा, यानी घरों को बनाने लगेगा। वो घर कैसे होंगे? लकड़ियों के, घास फूस के झोपड़ी नुमा घर बना। इसके पहले क्या होता था कि मनुष्य घर में नहीं रहता था, पेड़ पौधों के नीचे रहता था, और मौसम प्रतिकूल रहने पर पहाड़ों की कंदराओं में रहता था, यानी पहाड़ों के गुफाओं में, यानी दरारों में जो जगह होती है उसमें रहा करता था। ठीक, फिर देखिए इस काल के जो उपकरण थे वो विशिष्ट उपकरण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया कि सुंदर दिखेंगे, स्पष्ट दिखेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे? पॉलिश हो जाएंगे। यानी जो पत्थर के उपकरण बनाए जाएंगे उस पर पॉलिश कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वो चिकने हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विशेष उपकरण क्या मिला है? एक कुल्हाड़ी मिली है। किसको मिली है? पुरातत्व का। फिर देखिए इस काल में कहा जाता है कि सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया था। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत में कब खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले किया गया था, तो कब किया गया था? नवपाषाण काल। ठीक है, इसी काल में सबसे पहले देखिए आग का प्रयोग किया गया, यानी आग का प्रयोग भी इसी काल में किया गया, इसका हमें साक्ष्य मिलता। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें देखिए पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है? देखिए मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया जाता है, और फिर उसके आधार पर इससे कुछ जो प्रमुख उपकरण हैं उनके बारे में हम देखकर अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या विभिन्नता है। तो देखिए इस काल के जो उपकरण थे उसमें देखिए हस्त कुठार है, खंडक है और विदारणी है।
ठीक है, ये ऐसे उपकरण हैं जिसका उपयोग मनुष्य जानवरों का शिकार करने के लिए करता था, पेड़ पौधों से फलों को, पत्तियों को तोड़ने के लिए करता था, ठीक है, और जीव जंतुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करता था। तो इस प्रकार के उपकरण इस काल से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो कालावधि है, देखिए क्या है, सबसे प्रारंभ यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। आप देखिए जो दूसरा है वो मध्यपुरा पाषाण, इसकी कालावधि देखिए क्या, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा, यानी देखिए कितना अंतर है, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक यह काल चला था। लगभग कितने साल, 1-2 साल, 100 साल नहीं, 18-19 लाख वर्ष, बहुत लंबी अवधि होती है। यानी मानव ने जो विकास किया है उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है। जो चीजें हम लोग आजकल देखते हैं वो अचानक नहीं हो गई हैं, उसमें बहुत लंबा समय लगा। यानी मनुष्य के रूप में हम अपने आप को इस समय जिस रूप में पाते हैं, तो इस रूप में हमें आने के लिए, इस प्रकार का रूप पाने के लिए हमें लाखों वर्ष लगे, ठीक। तो देखिए मध्यपुरा पाषाण काल, इसकी अवधि देखिए क्या है, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000, यानी यह काल भी लगभग 60,000 वर्षों का काल था, ठीक है। इतने लंबे काल है। इस काल के जो उपकरण है वो क्या है, मध्यम आकार के हस्त कुठार। यही चीजें क्या हो जाएंगी, अब मध्यम आकार की हो जाएंगी, इनके आकार छोटे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान होता गया, उसने अपने इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के आकार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इस समय जो ये सारी चीजें उच्च पुरा पाषाण काल में मिली थी वो इस काल में भी प्रयोग की जाएंगी, लेकिन उसकी आकार जो हो जाएगी छोटी हो जाएगी, ठीक। विदाई। और उसके बाद छुरियां, छुरियां का मतलब है वही जानवरों को शिकार करने के लिए, फल को काटने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज। फिर देखिए अगला जो है उच्च पुरा पाषाण काल है, यानी इसकी कालावधि क्या है, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो एनसीईआरटी किताब में 12,000 दिया है, कुछ अन्य पुस्तकों में 10,000 दिया। तो हम लोग किसको मानेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। इस काल के जो प्रधान उपकरण थे वो क्या हो जाएंगे, ब्लेड एवं ब्यूरे। यानी ब्लेड मतलब नुकीला एक हथियार होता है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जानवरों के शिकार, ठीक है, पेड़ पौधों की टहनियों को काटने के लिए, पत्तियों को, फलों को काटने के लिए, तो ठीक। ये हम लोगों ने अभी क्या देखा कि पाषाण काल का विभाजन, और पाषाण काल में जो सबसे पहला वाला पाषाण काल था यानी पूरा पाषाण काल, उसका भी विभाजन। यानी इन सबको हम तिथियों के हिसाब से और वहां पाई जाने वाली वस्तुओं के हिसाब से अभी देख चुके, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस स्थल से यानी इस काल से पाई जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं और उस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको हमें जानना है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है कि इस काल के यानी पाषाण काल के जो तीनों पाषाण काल थे उनमें से कौन कौन से स्थान से क्या क्या चीजें मिली थी। तो देखिए लहुरा देव नामक स्थान है भारत में, अपने भारत में ही है। ये कहां पर है, बेलन घाटी के पास है। तो जहां से हमें क्या मिला है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो यहां से हमें चावल उगाए जाने का प्राचीन साक्ष्य। उसके बाद देखिए मेहरगढ़ है यानी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। वहां पे 2 पहाड़ियां हैं जिनका नाम है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। तो वहीं पर यह स्थान स्थित है मेहरगढ़, जहां से हमें किस चीज का साक्ष्य मिला है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। उसी प्रकार देखिए गुफकराल है, यह भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो जहां से हमें किस चीज का प्रमाण मिला है, कृषि एवं पशुपालन का, ठीक। उसके बाद देखिए बुर्ज होम है, यह भी कश्मीर में ही है और इसका नाम बुर्ज होम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर भुर्ज नाम के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम यह रखा गया, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को भुर्ज वृक्ष के बारे में यानी उससे बनी हुई कुछ चीजों को दिखाऊंगा, लेकिन तब से पहले इसको देखिए। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मिला है, एक मानव कंकाल मिला है,
एक कुत्ते का कंकाल मिला है और एक गर्तावास मिला है, यानी गड्ढे को खोदकर उसके अंदर घर बनाया गया था, वो मिला है। और कहा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक, फिर देखिए और कुछ दक्षिण भारत के स्थान है, जैसे संगनकल्लू, टिकलीहल और उतनूर। ठीक है, यहां से क्या मिले हमको, राख के टीले मिले, यानी राख के ऊंचे ऊंचे टीले मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इस काल के लोगों ने आग का प्रयोग किया था और वस्तुओं को जलाया था, पेड़ पौधों को, पत्तियों को जलाया होगा, जिसकी वजह से वो आग की वजह से वो राख बना होगा और वो इकट्ठा। ठीक, ये चीज। उसके बाद देखिए अब इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसे देख लीजिए कि 1861 ईस्वी में भारत के जो पुरातत्व के जनक हैं, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। यानी भारत में सबसे पहले पुरातात्विक वस्तुओं को खोजने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो इसीलिए उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या बना दिया, पुरातत्व का सर्वेक्षक बना दिया, यानी पुरातत्व विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी बना दिया। ठीक, उसके बाद देखिए 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रागैतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रारंभ किया। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया आप लोग को कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही सबसे पहले पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक। ठीक है, तो कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद देखिए 1871 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इससे संबंधित एक नए विभाग का ही गठन कर दिया गया, यानी एक नया विभाग बना दिया गया। और वह विभाग क्या काम करेगा, भारत में पाई जाने वाली या भारत की पुरानी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक वस्तुओं को ढूंढना, उनका अध्ययन करना, उसकी व्याख्या करना। ठीक, उसके बाद देखिए 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। ठीक है, यानी बाद में अंग्रेजी जो वायसराय लॉर्ड कर्जन बनकर आए, उन्होंने क्या किया, इस विभाग को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इसको केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में। और इस समय वर्तमान में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के नियंत्रण में। ठीक है, और जब इसका गठन किया गया तो जॉन मार्शल को इसका क्या बना दिया गया, महानिदेशक बनाया गया। यानी जॉन मार्शल नामक एक विद्वान व्यक्ति को, पुरातत्वविद को इसका क्या बना दिया, प्रमुख अधिकारी बना दिया गया। वर्तमान में देखिए यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन, जैसा कि अभी मैंने बताया यह भारत सरकार के अधीन। ठीक है, तो ये चीजें थी हम लोगों ने अभी देखा किसके बारे में, पाषाण। अब देखिए इससे कुछ और भी संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए यह जो काल था, मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें उत्तर भारत से भी मिली है और कुछ चीजें दक्षिण भारत से भी मिली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत में जो है कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं और उनको किसने खोजा है और कहां से मिली है। देखिए 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया द्वारा सोहन नदी घाटी से एक उपकरण मिला है, और वो उपकरण क्या है, चॉपर, चॉपिंग पेबुल। ठीक है, इसीलिए इस काल को इसके नाम पर ही रख दिया गया है, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, अथवा सोहन संस्कृति, यानी सोहन घाटी से मिला था तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सोहन संस्कृति। ठीक, फिर देखिए दक्षिण भारत से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था पल्लवरम से। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत से प्राप्त होने वाला पहला उपकरण है। मिला क्या है वहां पे, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, और चॉपर चॉपिंग का मतलब होता है जो काटने वाला वस्तु, जैसे देखिए हम लोग यहाँ जो गनासा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार का ये होता है। ठीक है, तो ये मिला था उनको कहां से, मद्रास से मिला था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मद्रासियन संस्कृति या मद्रासी संस्कृति। ठीक, तो ये सब चीजें हमें किससे संबंधित हैं, पाषाण काल से। अब देखिए
कुछ और भी चीजें हैं इनसे संबंधित। जैसे देखिए मध्यपुरा पाषाण काल जो काल था, उस समय देखिए दो प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ, एक फलक संस्कृति और दूसरी फलक ब्लेड स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी, ठीक है, और फलक ब्लेड का मतलब होता है वही हथियार होता है जो ब्लेड के आकार का, यानी ये अभी सब किस चीज की मिल रही है हमको वस्तुएं मिल रही हैं शिकार से संबंधित, पेड़ पौधों को काटने से संबंधित, ठीक है, पशुओं की छाल को, जानवरों को छाल को काटने के उपकरण, इसका प्रयोग मनुष्य करता है। ठीक है, देखिए इस काल का जो नामकरण है उपकरण के आधार पर किया गया है और खोज के आधार पर इसको क्या रखा जाता है, निवासायीकरण। यानी फलक संस्कृति, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति किस नाम से रख दिया, यानी उस काल में जो औजार पाए गए हैं, उपकरण पाए गए हैं, उसके नाम पर ही इसका नामकरण इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो उच्च पुरा पाषाण काल है उसको उपकरण निर्माण की तकनीक के कारण क्या कर दिया गया है, उस काल में जो उपकरण निर्माण किए जाते थे वो अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि के द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से संघात करके उस मेथड से उस उपकरणों को बनाया जाता था। यानी पत्थर के उपकरणों को छीनी से, हथौड़ी से उपयोग करके उनको तराशा जाता था, उनको नए आकार में बदला जाता। ठीक है, और इस काल का जो सबसे प्रधान उपकरण था वो क्या था, ब्लेड था। ब्लेड का मतलब खुरचनी, जो पतला सा होता था जिससे चमड़े वगैरह जीव जंतुओं के निकाले जाते थे, और फिर उसका उपयोग मनुष्य किस लिए करता था, अपने वस्त्रों के रूप में करता था, अपने घर को छावने के लिए करता था, और उसका इस्तेमाल करता था सोने के लिए, लेटने के। ठीक, तो इस काल से संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ कहाँ है, देखिए बेलन घाटी, बेलन नदी की जो घाटी है वहां पर, सोन घाटी। ठीक है, बेलन नदी जो देखिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के पास बेलन नदी आके मिलती है, ये आती है आपको मध्य प्रदेश के साइड से, लेकिन आके मिलती है अपने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में। ठीक, फिर सोन घाटी, सोन नदी की घाटी, ये भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश यानी महादेव पहाड़ी और वो जो पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ियां, उन्हीं के पास से निकलती है। इसके बारे में हम भूगोल में अध्ययन करेंगे क्योंकि मैप में मैं आपको दिखाऊंगा ये नदी कहाँ से निकलती है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम यानी बिहार के क्षेत्र। उसके बाद देखिए वेमुला, यानी ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कहाँ से हैं, उत्तर भारत के। तो यहां से ये सब चीजें मिली है। इस काल से देखिए क्या मिली है हमको, कुछ कलात्मक चीजें भी मिली हैं। उसमें आप लोग जानते होंगे कि भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले। शैल चित्र का मतलब दीवालों पर बनाए गए चित्र मिले हैं, आकृतियां मिली है। ठीक है, और भीमबेटका कहां पर है, वर्तमान मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक जिला है रायसेन, वहीं पर। ठीक, फिर उसके बाद देखिए लोहदा नाला नामक एक स्थान है, वहां से मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। यानी मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जो किस चीज से बनाई गई है, अस्थियों से बनाई गई है। अभी मैं इन सब चीजों को आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए कि पटने से यानी शुतुरमुर्ग का एक अंडा मिला है, उसका खोल मिला है, और उस खोल पे भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अंड कवच व सीपी के मनके मिले, यानी अंडों के छिलके मिले हैं, और जो सीपी होती है यानी जो पानी में, जब नदियों में या समुद्रों में जो सीप के आकार के चीजें होती है उनके मनके बनाए गए हैं। ठीक है, ये चीजें मिली। ठीक, फिर देखिए मध्य पाषाण काल में क्या मिला है, इसकी विशेषता देख लीजिए। तो मध्य पाषाण काल में क्या मिला है, मानव अस्थि पंजर की सर्वप्रथम प्राप्ति हुई है। यानी इस काल में मनुष्य का स्केलेटल मिला है ना, यानी अस्थि पंजर मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस काल के मानव किस प्रकार के हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद देखिए इस काल से क्या मिला है हमें, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और कहां कहां से मिला है वो, राजस्थान के बागोर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, ये चीजें हमें यहां से। उसके बाद देखिए इस काल के कुछ और भी प्रमुख स्थल है जहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, वो देखिए क्या क्या है। गुजरात में लंघनाज नामक स्थान है, वहां से क्या मिले, 14 मानव कंकाल मिले, यानी मनुष्यों के 14 कंकाल मिले।
फिर उसके बाद देखिए उसी प्रकार से महदहा है प्रतापगढ़ में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, अपने इलाहाबाद जिले या प्रयागराज जिले के बगल में। वहां से क्या मिली है? 28 समाधियां मिली हैं और बूचड़ खाना मिला है। बूचड़ खाना का मतलब होता है कि जहां जीव जंतुओं को मारकर उसको वहां पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके मांस को बेचा जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं कसाई घर। ठीक है, तो ये चीजें मिली। उसके बाद देखिए उसी प्रकार प्रतापगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? दमदमा, जहां से हमें क्या मिले? 41 सवाधान मिले। सवाधान का मतलब होता है कब्रें मिली हैं जहां पे मनुष्यों को दफन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सराय नाहर राय है, वो भी प्रतापगढ़ में ही है, और वहां से फिर क्या मिले? 11 सवाधान, यानी 11 मनुष्यों की कब्रें मिली हैं जहां पे मनुष्यों को मरने के बाद दफनाया गया। फिर देखिए उसी प्रकार मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश में ही है, वहां पर एक स्थान है लेखैया, वहां से क्या मिला है? 17 सवाधान मिले। यानी इस प्रकार से मनुष्यों को मरने के बाद किस प्रकार से लोग उनको दफनाते थे, तो वो सारी चीजों का साक्ष्य कहां से मिला है? नवपाषाण काल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली है? मध्यपाषाण काल से, सॉरी नवपाषाण काल नहीं, मध्यपाषाण काल से। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं नवपाषाण काल से। ठीक है, देखिए नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल का जो सबसे प्रमुख स्थल है वो क्या है? बुर्ज होम है, जहां से हमें क्या मिला है? मैंने कहा था ना कि इसका बुर्ज वृक्ष के पाए जाने की वजह से नाम पड़ा है बुर्ज होम। ये देखिए कहां पर स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे क्या मिले हैं? 16 गर्त आवास मिले। गर्त आवास का मतलब होता है कि जमीन में खुदाई करके नीचे घर बनाना। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं अंडरग्राउंड। तो उस प्रकार का घर कहां पे मिला है? बुर्ज होम। ठीक है, यहां पर देखिए मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले अगर किसी जंतु को अपना पालतू साथी बनाया था तो वो कुत्ते को बनाया था। तो कहा जाता है कि उस समय कुत्ता उनका बहुत वफादार हुआ करता था। तो लोगों के अंदर एक रूढ़ी थी, मान्यता रही होगी उस समय के लोगों को, कि जब जीवित रहने पर उस व्यक्ति की रक्षा कुत्ता करता था तो मरने के बाद भी उस कुत्ते को उसी व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। और माना जाता था कि वह व्यक्ति जब कहीं दूसरे जन्म लेगा किसी दूसरे जगह पर तो वह कुत्ता उसके साथ रहेगा, उसकी सहायता करेगा। ये मान्यता थी। ठीक है, उसके प्रकार देखिए कोलडिहवा जो है प्रयागराज में, वर्तमान प्रयागराज में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो वहां से हमें क्या मिला है? कि धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में धान की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिला है? कोलडिहवा मिला। कोलडिहवा है कहाँ? वर्तमान प्रयागराज जिले। ठीक, फिर उसके बाद देखिए उसी प्रकार से एक स्थान है चिरान, जो कहां पर है? बिहार में है। और यहां से हमें क्या मिला है? अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त। ठीक है, फिर देखिए एक और अन्य स्थान है गुफकराल। यानी गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, यानी जो कुम्हार लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई गई गुफाएं। ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ इसको कुम्हार की गुफा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस काल में हाथों से बनाए गए मृदभांड मिले। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हाथों से कौन बनाता है? कुम्हार बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या मिला? समतल धरातल के ऊपर मकान का साक्ष्य, यानी मैदानी समतल भूमि है और उसके ऊपर मकान बनाए जाने का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है, प्रमाण मिला। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद अगला स्थान है महगढ़ा। वो भी देखिए कहां पर है? प्रयागराज में है। और यहां से हमें क्या मिला है? जौ की खेती का साक्ष्य मिला है और पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब कि पशुओं को जहां एक साथ बांधा जाता है, एक साथ कई पशु बांधे जाते हैं, उसी को कहा जाता है पशु बाड़ा। ठीक, उसके बाद देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास है। यहां से क्या मिला है? गेहूं की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है और भैंस पालन का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, यानी भैंस को पालने का प्राचीनतम प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इन सब चीजों से जो है संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं और वो हम लोग देख लेते हैं।
कहा जाता है कि भारत में मानव का प्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौरा, मध्य प्रदेश से। यानी मानव हुआ करते थे, किस प्रकार से थे, उसका सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है हमको? हथनौरा यानी मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी जो अपने देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नाम पर एक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर प्राचीन काल में पाए जाने वाले मनुष्यों के कंकालों को संग्रहित करके रखा गया। फिर देखिए, गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। ठीक है, यानी गेरुआ रंग के, यानी गेरुआ रंग से मिट्टी के बर्तनों को बनाकर और उसको गेरुआ रंग से रंग दिया जाता था, जिसलिए इसका नाम रखा गया था गैरिक मृदभांड। ठीक है, फिर देखिए, मक्का का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो मैक्सिको में हुआ है। तो मक्का जो है अपने देश की फसल नहीं, वो कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। यानी इसको किसने विभाजित किया था? तो कोपेनहेगन संग्रहालय है, और वहां पर किसने किया था? सीजे थॉमसन। यानी कोपेनहेगन कहां पर है? ये यूरोप में है। ठीक, फिर देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। वो कहां से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। यानी दमदमा नामक स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो तीनों कंकाल एक ही परिवार से संबंधित होंगे, जिसके वजह से उनको मरने के बाद एक ही जगह पर दफना दिया गया। अब यह भी हो सकता है कि वो बारी बारी से मरे हों, लेकिन उसी कब्र में इन लोगों को बाद में दफनाया गया। ये भी हो सकता है कि तीनों साथ में मरे हों, किसी आपदा की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी जीव जंतु के हमले करने की वजह से। तो कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में लोगों ने भी उतना नहीं जानकारी प्राप्त की। फिर देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध पुरास्थल है वो कौन सा है? भीमबेटका है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं देखिए, बताया मैंने अभी कि अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर है, रायसेन में, मध्य प्रदेश। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ। ये इतनी सारी बातें हम लोगों ने किसके बारे में देखी है? पाषाण काल के बारे में। और भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कुछ अभी मैंने स्थानों का नाम लिया, तो ये स्थान देखिए कहां कहां पर है, और इनसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मिली हैं वो देखिए क्या है। देखिए, यानी जो वस्तुएं मिली हैं और उनसे संबंधित पूरा स्थल है। देखिए, अभी बताया मैंने कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में, यहां से क्या क्या मिला हमें? गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी। ठीक है, प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वो किन किन जंतुओं को पालतू बनाते थे? तो सबसे पहले क्या आएगा? कुत्ता, उसके बाद भेड़, उसके बाद बकरी, उसके बाद गाय, फिर उसके बाद तब देखेंगे आप भैंस आएगी। यानी सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और उसके बाद। ठीक, ये चीज ये कहां से मिले हमको? मेहरगढ़ से। फिर देखिए, चावल का साच, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, वो कहां से मिला है? कोल्डिहुआ से, यानी इलाहाबाद से। फिर देखिए, चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी जानवरों के खुर के निशान, वो कहां से मिले हैं? महागढ़ा से। ठीक है, अभी मैंने बताया इसके बारे में। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर देखिए, गेहूं और दलहन का साक्ष्य मिला है कहां से? गुफकराल से, यानी ये कश्मीर। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, गेहूं, दाल, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहां पर है? कश्मीर में। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्थान है जो मैंने बताया था अभी, चिरांद बिहार। यहां से क्या क्या मिला है? गेहूं मिले हैं, हरे कलर के चने मिले हैं, जौ मिला है, भैंस मिली है और बैल मिले। यानी देखिए, एक और पालतू पशु का साक्ष्य मिला, वो क्या है? बैल। ठीक, उसी प्रकार देखिए, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर, इसका साक्ष्य कहां से मिला है हमको? हल्लूर से। यानी देखिए, जो जानवर हैं, जो पशु हैं,
उनको देखिए बदलाव दिख रहा है, यानी पहले के लोगों ने कुछ कुछ स्थानों पर कुछ अलग अलग जानवरों को पालतू बनाया और अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ क्या है कि बैल, यहाँ देखिए भैंस, अब यहाँ देखिए सूअर भी पाया गया आंध्र प्रदेश में, यानी दक्षिण भारत। फिर देखिए काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये देखिए कहां से मिला है, पैयमपल्ली से, यानी ये भी कहां है, आंध्र प्रदेश में, यानी दोनों स्थान कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है, यानी ये ऐसे कुछ स्थान है जहां से अनाज और हड्डियों के साथ मिले। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में है, पाषाण काल के बारे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, पाषाण काल। अभी देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इनसे संबंधित कुछ आकृतियां हैं उनको भी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए देखिए, हाँ देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोगों को कल पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अपने देश से कुछ प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जैसे देखिए क्या है, यह है एक भोज वृक्ष पर, वृक्ष के पत्ते से, मतलब भोज वृक्ष का जो पत्ता है उसको तोड़कर उस पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं। अब ये देखिए बातें कैसी भाषा में लिखी गई हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लगता है संस्कृत है, कुछ लगता है कुछ अलग भाषा। देखिए ये कहीं कहीं टूटा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं देखिए टूटा गया है, इस तरह से टूट गया है। तो इस तरह से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इन्हीं को पढ़ के ही हमारे देश के इतिहास के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भोज के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसी से बना हुआ है। कहीं कहीं देखिए ताड़ के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था इन सब चीजों को लिखने के। ठीक है, उसी तरह देखिए, ये देखिए एक पांडुलिपि मिली है। देखिए ये किस चीज पे बनाई गई है, पत्थर पे बनाई गई है। ठीक है, पत्थर पे देखिए उकेरा गया है, इसको चीनी हथौड़ी से लिखा गया होगा। ये देखिए ये एक अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह भी देखिए एक उसी प्रकार से है। अब इस पे किस भाषा में क्या लिखा गया है ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल, यानी जो चीजें मिली हैं उसको कोई पढ़ ही नहीं पाता है और जो कहीं कहीं तो मिली ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखिए इस प्रकार से बर्तन मिले हैं मिट्टी के। देखिए इस चिटक गया है, इसको जोड़ा गया, नहीं टूट के अलग हो गया था। इस पे देखिए आकृतियां बनाई गई हैं सब, इस पे देखिए कितने डिजाइन की गई हैं, इसको पॉलिश किया गया है, कलर किया गया है। उसी प्रकार से देखिए कुछ मुहरें मिली हैं, उस पे देखिए कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, कुछ कलाकृतियां बनाई गई। देखिए यहाँ पे कुछ बनाई गई, टूट गए हैं सब, देखिए जहां तहां टूट गए हैं। तो यही चीजें हमें उस काल के पुरातत्वविदों ने प्राप्त किया था। देखिए ये देखिए, ये भी एक मिट्टी का घड़ा है। देखिए इस पे भी देखिए कैसे कलर किया गया है, किस प्रकार से इसमें कैसे आकृति बनाई गई है, ये सब चीजें उस काल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये आभूषण है। ठीक है, देखिए ये आभूषण है सारे। फिर उसके बाद देखिए ये औजार हैं, उपकरण हैं जिसका उपयोग मनुष्य उस समय करता था। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यह भी देखिए एक शिला पर चित्र बनाया गया। इसमें प्रतीत हो रहा है जैसे कोई नाव है, उसके ऊपर कोई राजा या कोई शासक सवार है, वो अपने साथ अपने संबंधित जो पशु पक्षी हैं उनको भी उसको बैठाकर नदी को पार कर रहा है। या फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन सब चीजों को नाव पर रखकर वो व्यापार करने जा रहा है, यानी दूसरे देशों में बेचने जा रहा है। अब इसका अनुमान लगाया जाता है, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए, यानी इससे यह भी पता चलता है कि उस काल के लोगों को नाव के विषय में जानकारी थी, तभी तो इस प्रकार का नाव बनाया उन्होंने। ठीक है, तो यह भी अनुमान लगा लिया था, क्योंकि जो चीजें जो कोई आदमी देखता ही नहीं है, तो अभी हम लोग भी जैसे जिस चीज को जानते नहीं है तो उसको हम चित्र में भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो उस काल के लोगों ने इस प्रकार से चित्र बनाए, इस प्रकार से आकृतियां बनाई, इसका मतलब यह है कि ये सब चीजें उस काल में पाई जाती होंगी, इसी वजह से। फिर देखिए ये देखिए, यह भी देखिए इस प्रकार से चट्टान की आकृति को तोड़ के काट कर बनाया गया, जैसे लगता है किसी जानवर, शेर है या बाघ है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये है। ठीक है, ये उसका, ये देखिए दीवारों पे बनाया गया शैल चित्र है। देखिए
दो जानवर हैं, उसकी सींगे हैं, देखिए बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत विशाल आकृति है। देखिए ये जानवर हैं, इनकी पूंछे, पैर, इस तरह से इसको देखिए कितने बढ़िया तरीके से कलर किया गया है अलग अलग रंगों में। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है? ये देखिए एक आकृति है जो आपको ये मिली है मिस्र से। यहाँ देखिए कि कुछ अक्षर प्रयोग किए गए हैं अलग अलग आकृतियों के लिए। देखिए यहाँ जैसे देखिए शेर के लिए एल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार कबूतर के लिए आप अब चाहे जो भी पक्षी है उसके लिए ए का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से देखिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो ये उस काल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई लिपि थी। तो इसके आधार पे जो पुरातत्वविद होते हैं उसके अध्ययन करने के बाद चीजों को बताते हैं, ठीक। देखिए ये देखिए ये भीमबेटका से मिला हुआ है। दीवार पे देखिए कितनी अच्छी आकृति बनाई है कि दिखाया गया है कि एक जानवर भाग रहा है और उसके पीछे मनुष्य उसका पीछा कर रहा है उसका शिकार करने के लिए। देखिए भाग रहा है और ये कैसे उन लोगों ने पत्थरों पर किस प्रकार से पत्थरों का प्रयोग करके दीवारों पर कितने अच्छे तरीके से बनाया है, जो चीजें हमें अभी भी मिल गई है, ठीक। उसके बाद देखिए यह भी देखिए यह भी कुछ मुहरे हैं उस काल में पाए जाने वाले। इस पे देखिए कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, कुछ चीजें लिखी गई हैं। अब इसका पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया है, जो चीजों का अध्ययन उन्होंने नहीं किया उसको अभी तक उसी प्रकार से रखा गया। अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको जाना जा रहा है कि इसका मतलब क्या था, इस काल के लोगों ने ये सब चीजें क्या लिखी हैं, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए और भी देखिए और देखिए ये है, ये भी देखिए एक मुहर है, ठीक है। इस पे देखिए चिटक गई है, जहां तहां से टूट गई है, लेकिन इस पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। लेकिन किस भाषा में लिखी गई है, क्या लिखी गई है, स्पष्ट नहीं है। फिर उसी प्रकार देखिए यह भी एक मिला है। देखिए इस पे एक जानवर का आकार बनाया गया। अब देखिए इसकी एक सींग भी है, बड़ी पूंछे हैं, गधे जैसा लग रहा है, फिर या गैंडे जैसा लग रहा है, मतलब स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार के जानवरों का चित्र जब उस काल के लोगों के द्वारा बनाया गया है तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें उस काल में पाई जाती। यानी इसके ऊपर देखिए इसके आगे भी कुछ आकृति बनाई, यहाँ कुछ लिखा गया है किसी भाषा में। अब वो क्या लिखा गया है ये पुरातत्व ही बता सकते हैं पुरातत्वविद, या तो फिर नहीं बता पाते हैं, तो ये चीजें अभी अनसुलझी रही हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखिए यह भी एक आकृति है। देखिए इसमें भी देखिए एक विशाल पशु की आकृति है, इसकी दो सींगे हैं। इसके बाद इसके यहाँ कुछ विवरण दिया गया है। इसके देखिए बड़े बड़े बाल हैं, अब शेर जैसे बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन फिर आकृति पीछे की लग रही है जैसे गैंडे जैसी है। तो इस काल के लोगों के द्वारा इस प्रकार से आकृति। फिर उसके प्रकार देखिए जैसे देखिए ये मिट्टी के बर्तन है बहुत ढेर सारे उस काल के लोगों के द्वारा, यानी इनके आधार पे ही इतिहासकार पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि इस काल के लोगों के द्वारा ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए हम लोगों ने किस चीज के माध्यम से देखा, चित्रों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखिए आगे पढ़ने से पहले यानी आगे की चीजें जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो बातें क्या हैं कि तिथियां, यानी जो हमको इतिहास में तिथियां देखने को मिलती हैं प्राचीन इतिहास में, वो कभी कभी क्या करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करती है कि कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है BC, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है AD, कहीं कहीं लिखा रहता है BCE, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है CE, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है BP। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसी को देखिए हिंदी में लिखा रहता है ईसा पूर्व, ठीक है, इसको लिखा रहता है ईसा के जन्म से या ईसवी, ठीक है, ईसवी लिखा रहता है। यह लिखा रहता है कि वर्तमान से पहले, ठीक है, ये लिखा रहता है वर्तमान, ठीक है, ये लिखा रहता है वर्तमान, ये भी होता है वर्तमान के पहले। लेकिन शॉर्टकट में इसको हिंदी में भी इसी प्रकार से लिख दिया जाता है BC AD, ठीक है, उसी प्रकार इसको BCE, फिर उसी प्रकार इसको CE और इसको BP, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे पहले क्या है, फुल फॉर्म होता है बिफोर
कॉमन, सॉरी बिफोर कॉमन नहीं, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, यानी इसका मतलब हो गया कि वर्तमान युग से पहले, वर्तमान युग से पहले, वर्तमान युग से पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा, कॉमन एरा यानी वर्तमान युग। ठीक, उसके बाद देखिए बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, वर्तमान से। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये सब चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे कि ईसा मसीह का जन्म हम लोग कब मानते हैं, जैसे हम लोग अभी इस समय 2024 चल रहा है, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था जब जीरो, यानी जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से इस समय अभी तक कितने हो गए, 2024 वर्ष हो चुके हैं। यानी जब ईसा मसीह के जन्म के पीछे की तिथियों को हम जानते हैं तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बीसी का प्रयोग करते हैं, बीसीई का प्रयोग करते हैं और बीपी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातों को जानने के लिए। और ईसा मसीह के जन्म से, यानी जब उनका जन्म हुआ उसके उस समय से लेके जो चीजें हैं उनके लिए तिथि लिखते हैं हम लोग एडी, यानी ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सीई भी लिखते हैं, कॉमन यानी वर्तमान। इन सब शब्दों का प्रयोग अपने देश में कब से किया जाना शुरू हुआ होगा, तो इसका प्रयोग अपने देश में लगभग 200 वर्षों पहले प्रयोग करना शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया होगा, 200 वर्ष पहले अपने देश में कौन थे, किसका शासन था, तो ब्रिटिशों का शासन, यानी उन्होंने ही इस प्रकार से तिथियों को प्रयोग करना शुरू किया। तो इस चीजों को आप अच्छे से जान लेंगे तो जब आप आगे की चीजों को देखेंगे तो हर जगह इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इससे समझ जाएंगे कि हमको वर्तमान युग से पीछे कितने पुराने चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये बहुत बताना जरूरी था, मैं पिछले क्लास में ही बताना चाह रहा था तो लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जा रही थी, लेकिन आज की क्लास भी देखिए इसकी वजह से लंबी हो गई, लेकिन फिर भी ये बताना बहुत जरूरी था। तो ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पाषाण युग से आगे का, यानी ताम्र पाषाण युग। और ये ताम्र पाषाण युग जो है आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसी ताम्र पाषाण युग से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसको हम लोग सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन अगली क्लास में करें। ठीक है, तब तक